नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। ऋषिकेश की विस्थापित कॉलोनी में विरोध के बावजूद बिल्डर अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार बहुमंजिला अवैध इमारतों का निर्माण कार्य जारी है। यह नजारा देखने के बाद विस्थापित कॉलोनी के निवासी भड़क गए हैं। उन्होंने एमडीडीए कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि एमडीडीए के अधिकारी राजनीतिक दबाव में निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने 5 दिन में निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर कार्रवाई नहीं होने पर एमडीडीए के कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। बता दें कि विस्थापित कॉलोनी में बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बावजूद इसके बिल्डर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने में जुटे हैं। वहीं एमडीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माणाधीन 4 इमारतों को सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। बाकी अवैध इमारतों का भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं सबसे पहले एमडीडीए ने 8 बिल्डिंगों को तो सील करा, लेकिन बाकी बिल्डिंगों का काम दिन पर दिन चल रहा है, रात दिन चल रहा है। और वो कहीं ना कहीं आने वाले समय एक संकट पैदा कर रहा है विस्थापितों के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि विस्थापित बिल्डरों के बीच टकराव हो जाए। इस स्थिति में इनको एमडीडीए प्रशासन को अवगत करा रहा है कि हमारे बीच में टकराव ना हो, इसे आप जल्दी जल्दी इन बिल्डिंगों को सील कर दिया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं इनके तर्ज में और बिल्डिंगों का काम शुरू ना हो जाए तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कितने निर्माण से भी चल रहे हैं आप लोग? हमारे उसमें कम से कम 10-20 निर्माण चल रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, उसमें 8 तो कर दिए, 12 बिल्डिंगों का काम अभी बाकी है। क्या लगता है एमडीडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो एमडीडीए का तो हम एमडीडीए का जो शीतलता कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह बना है। कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं या हमारा एमडीडीए प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है। इनका संरक्षण हो रहा है, दबाव में पड़ रखा है। लेकिन इनसे अभी हमने एक सारे विस्थापित पक्षों के हमारे जो नए निवासी युवक हैं, उन्होंने सब ने आज एमडीडीए का घेराव किया। एमडीडीए अगर जल्दी से जल्दी इसको सील नहीं कर दे, आने वाले समय में आने वाले 5 या 6 दिन के अंतर्गत हम इसको तालाबंदी करेंगे और यहाँ पर धरना देंगे। धरना का स्टेप यहाँ से लेकर आपके मुख्यमंत्री पटल तक डालेंगे, क्योंकि ये हमारी आने वाली एक समस्या है, एक विकट समस्या है। हम इसमें जल्दी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन है और भूमिगत पानी है, हैंडपम्प के द्वारा शिविर का गंदा पानी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक महामारी का न्यूनता भी दे रखा है। उसमें स्वास्थ्य विभाग को आप कर रहे हैं और हमारे जो अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस मानक से बाहर काम किया, हम ह्यूमन राइट में जाने का मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें जो पहले भी जो निर्माण चल रहे थे उनमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अब इनका कहना है कि प्रदीप जैन द्वारा फिर दोबारा निर्माण कार्य मौके पे किया जा रहा है। तो उसमें भी हमने 3 तारीख को भी थाने को भी लेटर रिसीव करवा रखा काम रुकवाने के लिए, लेकिन थाने को भी अभी वो करते हैं। और इनकेस अगर उसके बाद भी अगर इनके काम कुम कराएंगे तो बिल्डिंग को फिर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी उप जिलाधिकारी मतलब महोदय छुट्टी पे हैं, उनके आते ही इसमें अग्रतर फर्दर कार्रवाई के लिए वो करवा दिया। 8 या 10 बिल्डिंग आपने सील की है जी, और कितने चिन्हित किए हैं सील के लिए? अभी मतलब 3-4 और बिल्डिंगें हैं ऐसी कि जिनमें सीलिंग की कार्रवाई वगैरह होनी है और जो हाई राइज इस तरीके से चल रही हैं। बाकी अब अग्रतर जिनमें भी कुछ में तो काम रुके हैं और कुछ बिल्डिंगों में काम चल रहे हैं, इनमें काम जिनमें चल रहे होंगे उनमें तुरंत सील की कार्रवाई जो प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आज तहसील हरिद्वार में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 33 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जनता की कोई भी समस्या हो उसका निस्तारण व्यक्तिगत रुचि लेकर हल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की कोई भी समस्या हो उसे ध्यान से सुने तथा शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता है या नहीं इसका विशेष ध्यान रखें तथा प्रयास करें कि शासन की मंशा सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो। कितनी शिकायतें सर अब तक, जहाँ तक इन मामलों संबंधी शिकायतें? दिवस चल रहा है और जिस समय आप हमारी बाइक ले रहे हैं तब तक 21 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिनमें से 3 का हम लोगों ने निस्तारण मौके पर किया है। शेष 18 एप्लीकेशन हैं और उसमें सप्लाई डिपार्टमेंट की एक है और समाज कल्याण विभाग की एक एप्लीकेशन है, कुछ इरिगेशन की है। मैक्सिमम एप्लीकेशन राजस्व विभाग से संबंधित हैं और अधिकांश जो है भूमि की पैमाइश को लेकर मसले आए हैं। और हमने भी अपने एसडीएम सदर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप एक नायब तहसीलदार को इसके लिए स्पेशली डिजिग्नेट करिए, जो पैमाइश संबंधी मामले आते हैं उसकी मॉनिटरिंग वही करेंगे और वही अपने लेवल से संबंधित लेखपालों को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका निस्तारण कराएंगे। कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शन 41 LR एक्ट में व्यवस्था होती है और वो प्रकरण वहाँ जाने चाहिए। और जो हमारे यहाँ पब्लिक के लोग आते हैं उनको बताया भी जाता है, लेकिन बार बार वो एप्लीकेशन देते हैं
चूँकि प्रदेश सरकार का ये मोटिव है और उनका ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सरलीकरण और समाधान पर जोर दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि लोगों को कोर्ट में जाने से बचाएं। अगर हम अपने स्तर से जितना अधिक निस्तारण कर सकते हैं तो उसका निस्तारण करें। सर सभी निर्देश बने। जिले की सभी तहसीलों में अब आपके आने के बाद हो रहा है, तो कितना लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अब मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता लोगों को। तहसील दिवस का हाँ। जाहिर बात है, अभी पिछले दिनों जब हम लोगों का रोटेशन में लक्सर में था तो उस दिन आप बिलीव नहीं करेंगे करीब 84 एप्लीकेशन आई और तहसील दिवस प्रारंभ होने के पहले हमारे सभी सीनियर अफसर, चाहे हमारे CDO साहब हों, ADM साहब हों, पुलिस के सीनियर अफसर्स हों, ये आधे घंटे पहले पहुंचकर पुरानी पेंडेंसी को एक बार जरूर रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी पेंडिंग रह गई है और जो विभाग उसमें थोड़ी कोताही बरतते हैं उनको सचेत भी किया जाता है और निसंदेह इसका लाभ पब्लिक को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। सर एक अलग से सर, आपके द्वारा गंगा घाटों को स्वच्छ और गंगा की स्वच्छता के लिए एक अभियान शुरू किया है, मेरा आउन माई आउन घाट योजना। क्या वो योजना है सर, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर 11 संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे करीब 72 घाट हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। और इसका रीज़न ये भी था कि पहले इसमें नगर निगम द्वारा सफाई कराई जाती थी और नमामि गंगे से इसकी फंडिंग होती थी, लेकिन कुंभ मेले के उपरांत इसमें स्टाफ वहाँ से हटा लिया गया। उसके बावजूद भी वो स्तर सफाई का नहीं हो पा रहा था जिसकी हम उम्मीद करते थे। अगर आप किसी संस्था को देंगे तो जाहिर उसका जुड़ाव होगा उससे, उसको अपना समझकर वो देखभाल करेगी। और बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किए और अब 11 मौखिक जानकारी के आधार पर नगर निगम के अधिकारियों ने गौशाला बनाने के लिए विस्थापित कॉलोनी में एक खाली भूखंड को अपना बताते हुए बुलडोजर चला दिया। मामला विस्थापित कॉलोनी के लोगों के संज्ञान में आया तो वह भड़क उठे। उन्होंने बुलडोजर को रोकते हुए नगर निगम के अधिकारियों से सवाल जवाब कर लिए। लिखित आदेश नहीं होने की वजह से नगर निगम को बुलडोजर रोकनी पड़ी, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम में अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। मामले में सबसे पहले विरोध दर्ज कराने वाले रजत नारंग ने बताया कि जिस भूमि पर नगर निगम ने गौशाला बनाने के लिए बुलडोजर चलाया, उस जमीन का मामला विवादित होकर कोर्ट में चल रहा है। बिना जानकारी के नगर निगम विस्थापितों की भूमि पर गौशाला बनाने के लिए बुलडोजर कैसे चला सकता है? उन्होंने बताया कि नगर निगम ने यदि फिर से बुलडोजर चलाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ न्यायालय में आदेशों की अवहेलना करने के मामले में वाद भी दायर कर दिया जाएगा। रजत भाई, ये जो VIP कॉलोनी है वहाँ पर कुछ भूमि है जो आवंटित हुई थी पुनर्वास के द्वारा, वहाँ निगम कुछ काम कर रहा था, क्या कुछ करता, आपने क्या मांग की है? हम कल शाम को नगर निगम की जो कार्रवाई हो रही थी विस्थापित क्षेत्र में VIP प्लाट पे, हम उधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ वहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं। तो हमने तुरंत जाके वहाँ पर देखा कि ये कार्रवाई कौन कर रहा है। तो हमें पता चला कि ये नगर निगम कर रहा है। तो हमने पूछा कि भाई ये किस बिहाफ पे आप कर रहे हो, तो उनके पास कोई मौखिक जानकारी देगी जी ये हमारे को तहसील द्वारा ये बताई गई है कि ये नगर पंचायत की संपत्ति थी, अब ये नगर निगम को सुपुर्द कर दी गई है और यहाँ पर हम गंगा सेवा का कुछ प्रयोजन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये संपत्ति तो सारी पुनर्वास द्वारा अलॉट हुई थी और अभी हाल फिलहाल पशुपालन विभाग से और अलॉटी जो हम हैं इनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है और स्टेटस को मेंटेन है यहाँ पर। इसमें हाई कोर्ट के आदेश द्वारा यहाँ पर इसमें रोक लगा रखी है। तभी हमने उनको रोका और वो इमीडिएटली वहाँ से काम बंद करके चले गए थे। और अब हम यहाँ अब एक्शन साहब के पास आए हैं, उनियाल जी के पास, उनसे पूछने के लिए कि भाई उनके पास कौन सी अथॉरिटी है या कौन सा लेटर है या कौन सा सर्वे है जिसके आधार पर ये हमारी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने या गौ सेवा का जो गौशाला खोलने की जो इनकी योजना है उसको किस माध्यम द्वारा ये पूरा करना चाह रहे हैं। तो उसी का जवाब लेने हम आज यहाँ नगर निगम उनियाल जी के पास, एक्शन साहब के पास आए हैं। तो लिखित पत्र आपको दिखाया उन्होंने इसका? अभी हाल फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने ये कहा है कि हम तहसील में जो सर्वे रिपोर्ट हुई है उसके उनसे मंगाएंगे और तब हम आपको आप अपना लिखित कंप्लेंट करें, उसके बाद फिर हम आपको ये ऑर्डर वापस करेंगे, बताएंगे कि भाई ये हमें इस सर्वे के आधार पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आया है, आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं, आप छोड़ दीजिए। आपका पता ये क्षेत्र हम पे मतलब जो आपका निगम में शामिल हुआ है तो उसमें जो आपका विस्थापित का कुछ क्षेत्र है जो हमको तहसील द्वारा बताया गया था कि क्षेत्र हमारा है, ये मतलब हमारी सुमाता जो स्वामित्व माता है कि पहले ये मतलब ये आपका उसमें था, ये ग्राम पंचायत में था और अभी आपका निगम के सब किस्म आएगा। तो उस पर हम अभी जो आपका गायों के लिए कुछ बना रहे थे, वहाँ पे शेड बना रहे थे। तो हमने जैसे काम शुरू किया था तो वहाँ पे कल 2 लोग आए थे तो हमने जो काम रोक दिया था कि संपत्ति
मतलब विस्थापित उनके लोगों की है। तो हमने कल वहाँ काम रोक दिया था, फिर अभी आप लोग आ रखे हैं, तो हमने आपसे उसके पेपर मांगे कि उसके पेपर जमा कर दीजिए, फिर देखते हैं उसमें जाँच करते हैं। क्या सर कोई लिखित में था आदेश वहाँ की, ये भूमि निगम की है, यहाँ पर वो गौशाला बना सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, उसका जो आपका ज्वाइंट सर्वे हुआ था, कब हुआ था सर? 2019 में, टाइम हुआ सर, मतलब 19-20 में, जो लगभग मैं था नहीं उसमें यहाँ पर। लेकिन जो आप बता रहे हैं, हमारे ये जो आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 19-20 में एक सर्वे हुआ था, ज्वाइंट सर्वे, उसमें जो तहसीलदार साहब थे, नहीं कानून को पैनोली जी कानून साहब थे, और तो यहाँ पर रेंजर साहब भी थे, हरिंदर साहब। एक हाँ जब रेंजर साहब थे, और हमारी टीम थे मध्य निगम की। तो तब हमें वहाँ साइड पे बताया गया था कि ये क्षेत्र आपका है, मतलब इतना एरिया आपका है। सर क्या तो हम उसी को जो आपको प्लान कर रहे थे फिलहाल, खाली जो वहाँ झाड़ी कटवाई हमने फिलहाल। क्या आपको जानकारी थी कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसमें चल रहा है, कुछ ऐसा जानकारी थी इसकी? नहीं, इसका हाईकोर्ट का हमें पहले ज्ञान है, तो जब अभी आप लोग आए तो आप लोगों को बताया जो सर सर्वे की टीम ने नहीं बताया कि कोर्ट मामला हम हाईकोर्ट में चल रहा है? नहीं बताया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रुड़की के एक होटल में पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने स्कीमें नामक एक बुकलेट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले के द्वारा उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हरिद्वार जिले से सेठपाल सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनके स्वागत कार्यक्रम का रुड़की में आयोजन किया गया। साथ ही स्कीमें नामक बुकलेट का शुभारंभ किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह ने बताया कि पार्टी उत्तराखंड में मजबूती के साथ काम करेगी और दबे कुचले एवं गरीब वर्ग के लोगों के लिए उनकी आवाज उठाएगी। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके सामाजिक कार्यों एवं न्याय के लिए जागरूक करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए उनके मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की एक बुकलेट भी उनके द्वारा जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह का स्वागत कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज सिर्फ गरीबों की थाली तक सीमित रह गया है। मोटे अनाजों के पौष्टिक गुणों को देखते हुए इसे आम लोगों की डाइट में शामिल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रदेश भर में मिलेट्स थीम पर ईट राइट मेलों का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से की जाएगी। मिलेट्स मेलों के माध्यम से आम जनमानस को मोटे अनाजों और उनके पौष्टिक गुणों के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग इस सुपरफूड को अपने भोजन की थाली में शामिल कर सकें। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश भर में मिलेट्स मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका मकसद आम जनमानस को मोटे अनाजों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही लोगों की डाइट में मिलेट को वापस लाना है। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश भर में मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में जनवरी माह में खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन की ओर से ऋषिकेश में मिलेट थीम पर ईट राइट मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को मोटे अनाजों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके उपरांत फरवरी माह में श्रीनगर जबकि मार्च माह में अल्मोड़ा में ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिलेट्स मेले में कम से कम 5 फूड स्टॉल पर मिलेट से बने व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। मिलेट से बने व्यंजनों से जुड़े इन्फोग्राफिक्स प्रदर्शित किए जाएंगे। मोटे अनाजों से बने स्वास्थ्यवर्धक आहारों की विधियां बताई जाएंगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि बाजरा, ज्वार, रागी, चिन्ना, कोदो, समा, कंगनी आदि सुपर फूड हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मेंजीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे अनेकों पोषक तत्व हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।